पहला भाग में बच्चों हम लोगों ने प्रमुख रूप से जो कक्षा 9 की जो भूगोल है, इसका जो दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है, भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच, इसके इंट्रोडक्शन, इसके परिचय को देख लिया था। ठीक है, अगर आप में से कोई भी बच्चा पहला पार्ट को नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सबसे पहले इसका पहला भाग देख लीजिएगा, ताकि वहां पर जो भी छोटे छोटे चीजें थी वो समझ में आ जाएगा, तो ये दूसरा भाग भी आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। पहला भाग में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने समझा था भौतिक स्वरूप क्या होता है, संरचना क्या होती है, उच्चावच से आप क्या समझते हैं। इन सारी चीजों को समझाने के बाद मैंने थोड़ा सा आपको भारत का परिचय दिया था, इंट्रोड्यूस करा था भारत का उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, भारत के दक्षिण में आपका प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार है, भारत का जो है बीच वाला भाग, जो उत्तरी भाग है बच्चों, वहां पर प्रमुख रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाला क्षेत्र में आपका मैदानी क्षेत्र है, जबकि पूर्वोत्तर में असम, सिक्किम, उसके बाद मेघालय, ये वाला क्षेत्र भी कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सारी चीजों को जाना था। फिर उसके बाद हमने आपको तीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया को समझाया था, एक अपक्षय को और एक अपर्दन को और एक निक्षेपण को। वहां पर समझाया था कि जब एक बड़ा सा चट्टान, बड़ा सा पत्थर टूटता है और टूट करके छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं अपक्षय। और जब ये छोटे छोटे टुकड़े हवा के द्वारा, पानी के द्वारा दूसरी जगह चले जाती है, दूर चले जाती है, तो इसको बोलते हैं अपर्दन। कौन सी क्रिया, अपर्दन। और जब ये जो है एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान में जाकर के जमा होती है, तब इसको बोलते हैं निक्षेपण। इस तीन चीजों को हमने समझाया था वहां पर बहुत अच्छी तरह से, इस चित्र की सहायता से भी समझाया था बहुत सारा चीजों को। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका सिद्धांत है इस चैप्टर का, उसको समझाया था, यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी जो है प्रमुख रूप से 6 बड़े बड़े प्लेटों में और अन्य छोटे प्लेटों में विभक्त हो गया, विभाजित हो गया। उसमें से मैंने आपको बताया था 6 प्लेटों को याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट रूप से, जो आपका क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, प्रशांत महासागरीय प्लेट था, यूरेशियन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। वहां पर 6 प्लेटों को मैंने आप लोगों को याद करने के लिए रखा था, बताया था। और आपको वहां समझाया गया था बच्चों कि ये प्लेट क्या कर रही है, लगातार गति कर रही है, कभी एक दूसरे के समांतर गति कर रही है, तो कभी एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो कभी एक दूसरे के समान दिशा में, एक ही दिशा में, मतलब कि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, फिर ये सेम दिशा में जा रहा है। इस प्रकार से ये सारा चीज समझाने के बाद मैंने आपको समझाया था तीन महत्वपूर्ण और भी चीज समझाया था आपको। एक समझाया था वलन क्या होता है, एक भ्रंशीकरण क्या होता है, और ज्वालामुखी क्रियाएं कैसे होती है। इन सारी चीजों को हमने वहां पर बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इस मैप की सहायता से मैंने बताया था कि किस प्रकार से 7 आपका प्रमुख रूप से बड़ी बड़ी प्लेटें हैं पृथ्वी पर, है ना। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का भी सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो पहले वाला भाग को पढ़ा है, पहले पार्ट को देख लिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक्स बता दूं बच्चों। देखिए, जब ये पूरी दुनिया बनी है तो उस टाइम पर जो है बच्चों, प्रमुख रूप से पूरा का पूरा पृथ्वी पर क्या था बच्चों, पानी था। और कुछ ही हिस्सा था जहां पर आपका क्या था, स्थल वाला भाग था, यानी कि जमीनी भाग था। मान लीजिए ये पूरा का आपका क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसमें जो है प्रमुख रूप से क्या हुआ कि ये पूरा इस प्रकार से इसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी था। और बीच में क्या हुआ बच्चों, एक स्थलीय भाग था। ठीक है, एक स्थलीय भाग इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ये बीच में हो गया एक आपका जमीनी भाग, स्थलीय भाग। तो इस स्थलीय भाग को क्या कहा गया, इस स्थलीय भाग को कहा गया था, इसका नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था बच्चों, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। और उसके बाद ये जो बड़ा सा महासागर था, जो पानी वाला भाग था, इसको बोला गया था पेंथालासा। ये थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद जब पढ़ाएंगे ना सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो ये जो पानी वाला भाग था पूरा का पूरा, इसको बोला गया था, इस सबसे बड़े महासागर को बोला गया था पेंथालासा महासागर। और उसके बाद जो जमीनी भाग था इसको बोला गया था पेंजिया। आया समझ में। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, भूगर्भ में कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई, या तो भूकंप आया, या कुछ भी सुनामी हो, या कुछ भी हलचलें हुई, अन्य कोई भी कारण के द्वारा क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, ये टूटा और टूट करके दो भागों में बट गया। किस प्रकार से बट गया, जैसे ये आपका जमीन का टुकड़ा था, तो ये जमीन का टुकड़ा क्या हुआ बच्चों, प्राकृतिक कारणों द्वारा, हलचलों के द्वारा ये टूट करके ये दो भागों में बट गया। इस प्रकार से ये इस प्रकार से बट गया, दो भागों में, दो भाग बन गया। अब दो भाग जो बन गया, तो ऊपर वाले भाग को कहा गया अंगाड़ा लैंड। कैसा लैंड, अंगाड़ा लैंड। ठीक है, समझिएगा सारा चीज, उसके बाद समझ में आ जाएगा बच्चों जब हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। तो
ऊपर वाला भाग को कहा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को बोला गया गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि। समझ में आया? चलिए उसके बाद क्या हुआ बच्चों, हम लोग जानते हैं ऊपर की दिशा को कहते हैं उत्तरी और नीचे की दिशा को कहते हैं दक्षिणी, है ना। अगर हम ऊपर के बारे में बात करेंगे तो ये कौन सी दिशा होगी? उत्तरी दिशा, और नीचे दक्षिणी दिशा। तो अंगारा कौन सी दिशा हुई? ऊपर का, यानी कि उत्तरी भाग। तो ये हो गया उत्तरी भाग। उत्तरी भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को क्या गया? गोंडवाना लैंड। और ये जो पानी वाला जो भाग था बच्चों बीच में पृथ्वी का, तो ये बीच में यहाँ पर आ गया, दोनों अंगारा और गोंडवाना के बीच पानी आ गया। जब गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच पानी आ गया तो उस पानी वाले महासागर को नाम दिया गया टेथिस महासागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस महासागर। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सारा चीज समझाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था। भारत जो है आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व कहां पर था? सुदूर दक्षिण। सु मीन से होता है बहुत, और दूर आप तो जानते हैं डिस्टेंस, तो बहुत दूर दक्षिण में था। जहां पर आज भारत है वहां पर नहीं है, यहाँ से यहाँ पर नहीं था। इससे पहले जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व बहुत ही ज्यादा दूर दक्षिण में स्थित था। जो गोंडवाना लैंड का भूमि था। किस लैंड का भूमि था? गोंडवाना लैंड। यानी कि जो दो भूमि बना था, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर ऊपर वाला उत्तरी हुआ और ये हुआ दक्षिणी। तो ये दक्षिण वाला पार्ट जो था गोंडवाना, इसी का भाग था आपका भारत। ठीक है, और इसी गोंडवाना लैंड से कौन किसका किसका निर्माण हुआ था? भारत का निर्माण हुआ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, और फिर अफ्रीका। ये 4 महाद्वीप, यानी कि 3 महाद्वीप इससे बना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र क्या थे? शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों, संवहनीय धाराएं क्या होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो गया आपका पृथ्वी। ऐसा समझ में, ये पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी आप लोग को मालूम है 6 बड़ी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। इस प्रकार से मान लीजिए, एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट हो गया, 4 प्लेट हो गया, इधर 5, एक इधर 6 प्लेट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 6 प्लेट हो गया। अब ये जो 6 प्लेटों में विभाजित है, तो इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में कुछ अन्य पदार्थ है ना। क्या है? मान लीजिए पिघला हुआ लोहा है, या पिघला हुआ निकेल है, कोबाल्ट है, कुछ भी ये सब पदार्थ इसमें बीच में पिघला हुआ है। तो ये पिघला हुआ जो द्रव पदार्थ है, इसमें क्या होगा? गति होगा। हम लोग जानते हैं पानी जैसे गिराते हैं वो गति करके दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये जो गति होगा, तो ये क्या करेगा बच्चों? इस प्रकार से गति करेगा, गोल गोल चक्कर मारेगा, वलयकार चक्कर मारेगा, गति करेगा। तो ये जो द्रव में जो गति होगी ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? संवहनीय धारा, संवहनीय गति। आया समझ में बच्चों? चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो संवहनीय धाराएं थी, ये क्या कर दिया? भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में बांट दिया, अलग अलग प्लेटों में बांट दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर, अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर की दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। अब समझिएगा बच्चों, यहाँ पर जो 2 प्लेट था, इस प्रकार से एक प्लेट बना, एक प्लेट इस प्रकार से बना। ठीक है, ये टूट गया और इस प्लेट से बना आपका भारत। ठीक है, ये भारत बन गया। अच्छा, ये वाला प्लेट ऊपर गया, एशिया इससे बना, और एशिया वाला प्लेट यहाँ करके मान लो रुक गया। तो अब ये भारत क्या करेगा? यहाँ से गति करके उत्तर की दिशा में गया, इस प्रकार से ऊपर गया और जाकर के इस प्लेट से टकरा गया। अब इस प्लेट से जो टकरा गया बच्चों, यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि वलन का निर्माण हो गया। वलन मतलब कि वहां पर जो 2 प्लेटों के बीच जो टकरा हुआ, तो बीच वाला जो भाग था बच्चों, वो ऊपर निकल गया और ऊपर निकल करके हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया। बहुत ही थोड़ा सा कठिन है बच्चों, जटिल है थोड़ा ये चैप्टर, और बहुत ही लंबा चैप्टर है। इस अध्याय को अच्छी तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा, सारा बेसिक को समझना पड़ेगा, तभी ये आपके सारा चीज माइंड में बैठने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले चैप्टर में, यानी कि पहला भाग में, पहला पार्ट में मैंने बताया था आपको भ्रंशीकरण क्या होता है और वलन क्या होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं क्या होती है, प्लेट क्या होता है, ये सारा चीज आपको मालूम है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब भारत क्या हुआ, पड़वा हुआ, संवहनीय धाराएं हुई, तो वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, और यूरेशियन प्लेट से जब टकराया, तभी फिर जाकर के क्या हुआ, जो है प्रमुख रूप से आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस प्रकार 7 करोड़ वर्ष पूर्व एवं ओलिगोसिन कल्प, यानी कि ये क्या है? टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ही टकराव हुआ था। इन टकराव से दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस जो है भू स्नति के अवसादी चट्टानों में वलन पैदा हुआ,
और पश्चिमी एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, जिनके निर्माण का कार्य आज भी जारी है। यानी कि जो बीच में जो टेथिस सागर था बच्चों, ये आपका बीच में भाग था, ये आपका हो गया अंगारा लैंड, ये हो गया गोंडवाना लैंड, इसके बीच में आपका क्या था, टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर ये जाकर के इससे टकराया भारत वाला भूमि, और टकरा करके क्या हो गया, तो ये जो टेथिस सागर वाला भाग था बच्चों, तो सागर के निकट क्या होती है, डेल्टाओं का निर्माण होता है, तो वो जो है प्रमुख रूप से क्या हुआ, उससे टकरा करके वलन हुआ, और वलन होकर के क्या बन गया, प्रमुख रूप से वहां पर आपका पर्वत का निर्माण हो गया। यहाँ पर आपका कुछ दिया हुआ है नोट पॉइंट के रूप में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्व में यानी कि पहले भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। बताया आपको, मैंने पहले ही बता दिया था कि पेंजिया और पेंथालासा आपको समझा दिए थे पहले। यानी कि जो स्टार्टिंग टाइम में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय एक ही भूमि का टुकड़ा था, जमीन का एक ही टुकड़ा था, बाकी सिर्फ पानी ही पानी था। मतलब कि ये मान लीजिए जमीन है, ये पूरा पृथ्वी है, तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पानी था, और बीच में एक छोटा सा टुकड़ा था जमीन का, जिसको क्या नाम दिया गया था, जिसको नाम दिया गया था पेंजिया। समझ में आया? चले, इसके उत्तरी भाग को अंगारा और दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहा गया। यानी कि जब क्या हुआ, प्राकृतिक कारण से उसमें हलचल हुई, जब हलचल हुआ, भूकंप आया, सुनामी आया, कोई भी अन्य कारणों द्वारा उसमें हलचल हुई और टूटा, तो ये दो भागों में टूट गया। दो भागों में टूट करके एक भाग बन गया अंगारा, और दूसरा भाग बन गया गोंडवाना। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो ऊपर वाला यानी कि उत्तरी भाग था वो कहलाया अंगारा, और दक्षिणी जो भाग था वो कहलाया गोंडवाना। अगर आपको कोई पूछे कि भारत किस भूमि का टुकड़ा है, आपको बताना है गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है। गोंडवाना सबसे प्राचीन है, और भारत, अगर कोई पूछे कि भारत में गोंडवाना भूमि का जो टुकड़ा है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है दक्षिणी भारत, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। और इसके मध्य में टेथिस सागर था। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है, और वास्तव में यही भाग भारत की आधार भूमि है। यानी कि भारत की जो आधार भूमि है, भारत का जो मूल मिट्टी है, वो कौन सा है बच्चों, प्रमुख रूप से गोंडवाना लैंड का अंश, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो दक्षिण का भाग है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला क्षेत्र है, यही प्रमुख रूप से आपका भारत का मूल भूमि है। चलिए आगे बात करते हैं। हिमालय के ऊपर उठने, जब हिमालय तो ऊपर उठेगा ही बच्चों, मैंने आपको बताया था, दो प्लेट जब टकराता है, देखिए मान लीजिए ये आपका एक प्लेट है, उसके बाद एक प्लेट ये है, ये दोनों प्लेट आ रही है एक दिशा में, सेम दिशा में आ रही है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट में आ रही है, विरोध में, तो ये इधर से आ रही है, ये इधर से जा रही है। जब आप चलते हैं बच्चों और किसी से टकराते हैं तो क्या होती है, चोट लगता है कि नहीं लगता है? तो उसी प्रकार से दोनों प्लेटें आई और आकर के टकराया, टकराने के कारण वहां पर क्या हुआ, कंपन होगा, भूकंप का निर्माण होगा। चाहे तो एक प्लेट नीचे धंस जाएगा या एक प्लेट ऊपर उड़ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लेटें नीचे धंस जाती है तो वो कहलाएगा भ्रंश, अगर प्लेटें ऊपर उड़ जाएगी तो उसको बोलेंगे वलन। तो वहां पर क्या हो गया, भारत का जो भाग था वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, और टकरा करके बीच वाला भाग ऊपर उड़ गया, और ऊपर उठ करके सीधा ऊंचा खड़ा हो गया, और उससे निर्माण हो गया हिमालय पर्वतमाला का। ठीक है, चलिए। तो उसके दक्षिण में टेथिस के शेष भाग नीचे मुड़ने तथा उसमें अवसादों के निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी दरोणी यानी कि बेसिन का निर्माण हो गया। समझ में आया? दरोणी यानी कि बेसिन। बेसिन किसको बोलते हैं बच्चों? प्रमुख रूप से नदी दरोणी आप लोग सुनते होंगे। तो एक नदी के द्वारा जितने क्षेत्र का पानी अपने साथ ले आकर के, यानी कि क्या करती है, अपने यानी कि सागर पर ले आती है बच्चों प्रमुख रूप से, तो उसको बोलेंगे बेसिन दरोणी। इसके बाद उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों तथा उनके अवसादों के दरोणी में निक्षेप होने से एक बड़े भूस्थल का भाग विकसित हुआ, जो भारत का विशाल मैदान यानी उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, प्रमुख रूप से जब हिमालय का निर्माण हो गया तो हिमालय बहुत ही ऊंची पर्वत, वहां पर क्या हो गया, बर्फ ढकने लगे, और उससे विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी लंबी लंबी नदियों का निर्माण हुआ, लंबी लंबी नदियां बहने लगी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, दक्षिण से भी कुछ नदियां गई, जैसे सोन नदी, तापी नदी, या फिर अन्य कुछ भी नदियां थी, और उसके बाद उत्तर से सारी नदियां, और ला करके वो क्या किया बच्चों, नदियां क्या लाती है अपने साथ, अपर्दन करती है। अपर्दन की क्रिया द्वारा मिट्टी को काट करके जहां पर गड्ढा रहता है वहां उसको भर देता है। तो उस यानी कि इस प्रक्रिया में क्या हुआ, सारे नदियों ने अपने साथ अवसाद लाया। अवसाद मतलब कि मिट्टी के कटे छटे टुकड़े, या फिर
कोई भी चीज़ बच्चों अपशिष्ट पदार्थ वो अपने साथ में जो लेकर के आती है और गड्ढों में जमा कर दिया। तो इससे क्या हो गया, इससे एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण हो गया और वो बाद में जाकर के उत्तर का विशाल मैदान कहलाया, जो अभी कहाँ पर स्थित है, प्रमुख रूप से बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सारा चीज़ आपका यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है। ये एक प्लेट देखिए इधर जा रही है, ये भी प्लेट इधर आ रही है, देखिए यहाँ पर ये प्लेट धंस गया है ना, इस प्रकार से। यहाँ पर ये आपका टेथिस तिब्बत का पठार जो है भारत के उत्तर में स्थित है, हिमालय का पर्वत ये भी उत्तर में स्थित है, कुल्लुल कुन्नुल पर्वत ये भी आपका उत्तर में स्थित है, पाकिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है ना। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागरों से टकराती लहरों और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्री तटीय मैदान का विकास हुआ है। यानी कि जब सागरों से जो टकराती लहर है और उनसे जो पठार से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, उनके अवसादी निक्षेप यानी कि उनके जो भी अवसाद, जो भी तल यानी कि मिट्टी के कण, उसके बाद चूना पत्थर, ये सब के जो कण है, इससे क्या हुआ कि समुद्र तट का निर्माण हुआ। यानी कि जो समुद्र का तट है बच्चों, जैसे केरल वाला क्षेत्र, गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र का जो समुद्र तट वाला क्षेत्र है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रमुख रूप से सागरी सागरों से जो लहरें उत्पन्न होती है और नदियां वहां पर जो बह करके अपने साथ अवसादे लेके आती है, उसी के द्वारा निर्माण हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये क्या है आपका, भारत का एक आपका प्रमुख रूप से केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कहाँ है बच्चों, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कहाँ पर स्थित है आपका, आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण परवाली निक्षेप द्वारा हुआ है। ये आपको जब मैं द्वीप पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो वहां पर सारा चीज बता दूंगा कि परवाली निक्षेप क्या होता है, परवाली द्वारा बनाया गया द्वीप क्या होता है, निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि क्या होता है, ये सारा चीज वहां पर आगे बता दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% यानी कि 11% पर्वतीय भाग, 28% पठारी क्षेत्र, 18% क्या है पहाड़ी, और 43% जो है क्या आपका भूभाग मैदान है। प्रमुख रूप से 11% आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल ऐसा है जो भारत का पर्वतीय भाग है, और 28% आपका पठारी क्षेत्र है, 18% आपका पहाड़ी है, और आपका 43% भूभाग है। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज ये है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, पर्वत और पहाड़ यहाँ पर दिया हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र 18% और फिर आपका 11% पर्वतीय, तो दोनों तो सेम हो गया, पर्वत और पहाड़ में अंतर क्या, तो आपको बता दूं, पर्वत बोलेंगे जब ऊंचाई यानी कि ये यानी कि जमीन की ऊंचाई खूब ऊंची होगी, उसकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा होगी, मान लीजिए 8,000 9,000 मीटर इस प्रकार से, और उस पर बर्फ ढका हुआ रहेगा, तो उसको बोलेंगे पर्वत। और पहाड़ इसका जो सामान्य ऊंचाई होती है, नॉर्मल एवरेज औसत ऊंचाई होती है, बहुत ही कम होती है, मतलब ऐसे मानिए 2,000 2,500 3,000 मीटर इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे पहाड़। ठीक है, समझ में आ गया ये सारा चीज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किस प्रकार से मैदानी भाग का 43% है, पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। यानी कि पहाड़ी और पठारी भाग देखिए कितनी छोटी, कितनी कम ऊंचाई बच्चों, जबकि मैदानी भाग होगा तो उसका यानी कि जो पर्वतीय भाग होगा उसका ऊंचाई बहुत ही ज्यादा होगा, है ना। चलिए, इसके विपरीत मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम है, यानी कि 160 मीटर। और ये जो ऊंचाई मापी जाती है कहाँ से मापी जाती है बच्चों, तो समुद्र के तल से मापी जाती है, समुद्र तल से। आगे बात करते हैं, उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से 6000 मीटर तक स्थित है, और इस भूभाग में कुछ शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है, तो 8000 मीटर से भी ऊंचा है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 जिसको बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848, और बार बार उसको उसका मापन होता है बच्चों, कभी कभार बढ़ जाता है, कभी कभार घट जाता है, ये आप लोग को मालूम होगा, क्लाइमेट चेंज के अनुसार ऐसा होता है। उसके बाद प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं इनमें अधिकतर चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यानी कि जो भी पर्वतें हैं प्रमुख रूप से वहां पर क्या होती है बच्चों, ऊंचाई के कारण वहां पर वर्ष भर उनकी चोटियां जो होती है वो प्रमुख रूप से बर्फ से ढकी होती है, उनसे विभिन्न प्रकार की नदियां चलती है, जो आपका 12 मासी 12 महीना चलती है। झीलों के निक्षेपित होने से विरहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। यानी कि जब झीलों का निक्षेपित हुआ तो इससे क्या हुआ, विरहद हिमालय यानी कि जो बड़ी वाला हिमालय है, हिमालय का जो बड़ा सा भाग है, इसमें कई कई घाटियों का निर्माण होता है। घाटी किसको बोलते हैं बच्चों, घाटी बोलते हैं बच्चों, घाटी और दर्रा, तो दो पहाड़ों के बीच के क्षेत्र को बोलेंगे घाटी, और उसी से अगर बीच से एक पतला सा रास्ता निकालेंगे उसको बोलेंगे दर्रा, है ना। बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये सारा चीज आप लोग को बताएंगे आगे जब पढ़ाएंगे। चलिए
आगे बात करते हैं, इनमें कश्मीर में डल एवं उलड़ झील, दो झीलें प्रमुख रूप से ध्यान रखना आपको कश्मीर में है बच्चों, डल झील एवं उलड़ झील। उलड़ झील बहुत ही फेमस है ना। उलड़ झील जो है आपका मीठे पानी की झील है प्रमुख रूप से। और उलड़ झील अगर आप देखने जाते हैं तो प्रमुख रूप से आप लोग, एक मूवी है थ्री इडियट, उसमें देख सकते हैं लास्ट का जो सीन होता है वहां पर आप लोग, यानी कि थ्री इडियट जो मूवी है काफी स्टूडेंट के लिए काफी प्रभावित है और काफी मतलब कि बहुत वहां से मोटिवेशन मिलेगा आपको। और लास्ट टाइम में वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उलड़ झील को वहां पर दिखाया गया है। इसकी एक प्रमुख रूप से विशेषता यह है कि बच्चों इसमें जो है टाइम टू टाइम इसमें जो है पानी की कलर, यानी कि पानी का जो रंग होता है वो बदलते जाता है, यानी कि किसी टाइम उसका रंग नीला हो जाता है, किसी टाइम दूसरा हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसके अवशेष के इसके प्रमाण है उत्तर की उच्च भूमि के मध्य में हिमालय 1000 मीटर से भी क्या है अधिक गहरी गॉर्ज में पाई जाती है। गॉर्ज बोलते हैं बच्चों गड्ढा, ठीक है। अधिक गॉर्ज में पाई जाती है जिसमें कई नदियां प्रवाहित होती है। इस भूभाग के दक्षिण शिवालिक में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। यानी कि प्रमुख रूप से हिमालय तीन भाग हो गया बच्चों। सबसे ऊपर वाला बोलेंगे हम लोग विरहद हिमालय, बीच वाले को बोलेंगे मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाले को बोलेंगे हम लोग शिवालिक हिमालय। समझ में आया? तो सबसे नीचा वाला भाग में प्रमुख रूप से कई घाटियों का, कई गॉर्जों का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत पामीर पठार से, पामीर गांठ, गांठ उसी को बोलते हैं बच्चों पठार, पामीर पठार से निकलकर पूरब की तरफ, पूरब की ओर जाती है और ये दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। यानी कि इस प्रकार से निकलती है, यहाँ से निकलते हुए इस प्रकार से जाती है और चाप बना करके, चाप बना करके मतलब कि इस प्रकार से वो चले जाती है बच्चों असम, असम से मेघालय की तरफ जाते हुए वो कहाँ पर जाके डूब जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के डूब जाती है। नदी को पार करने के उपरांत ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और जहां ये पाटकुई अरुणाचल प्रदेश, नागा यानी नागालैंड, मणिपुर और लुसाई यानी कि मिजोरम पहाड़ियों के नाम से विख्यात है, जाना जाता है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहा जाता है। यानी कि जब हिमालय वाला जो पार्ट है वो जब दक्षिण, ये सीधा सीधा पूर्वोत्तर की तरफ चली जाती है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब क्षेत्र में चली जाती है, तो ये क्या कहलाती है, पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है इसको। और हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियां निकलती है। हिमानिया यानी हिम मीन्स होता है बच्चों बर्फ, हिमानिया यानी कि बर्फ की नदियां निकलती है। इनमें गंगोत्री, प्रमुख रूप से गंगोत्री किसका है, पर यह उद्गम स्थान बच्चों गंगा का, और यमुनोत्री जिससे यमुना निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर यहीं से आपका प्रमुख रूप से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। बाल्टोरो, बिआको तथा बतुरा प्रमुख है। यहाँ पर प्रमुख रूप से ये सारे क्या है, हिमानिया है, हिमानिया यानी कि इससे प्रमुख रूप से नदियां निकलती है। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं। दर्रे समझ में आ गया आप लोगों को, प्रमुख से दो पहाड़ों के बीच का पतला सा रास्ता। इनमें जम्मू कश्मीर से जोजिला और बुर्जिला दर्रा, जो मैंने आपको पहले बताया था, जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा और सिपकीला दर्रा। देखो बच्चों सिपकीला, ला मीन्स होता है बच्चों दर्रा, ला यानी कि चीनी भाषा है इसलिए इसको बोलते हैं दर्रा, तो सिपकीला मतलब कि सिपकी दर्रा। ला बड़ा लाचला, बड़ा लाच दर्रा, ला मीन्स होता है दर्रा, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरांचल में थागला तथा सिक्किम में नाथुला, ये सारा ला लगा हुआ है, जिसमें भी है नाथुला, थामला, इस प्रकार से ये चीनी भाषा में रखा गया है। और जालेपला प्रमुख रूप से दर्रे हैं। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तरांचल में स्थित है। आगे बात करते हैं, उत्तरी पर्वतीय भाग के दक्षिण विशाल समतल भूभाग है जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना है। यानी कि उत्तरी पर्वतीय भाग के दक्षिण, यानी कि जो हिमालय का पर्वत का शिवालिक वाला भाग है, इससे जब दक्षिण में जाएंगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मैदानी भाग मिलेगा। मैदानी भाग जो निर्माण हुआ है किसके कारण हुआ था, तो प्रमुख रूप से नदियों के निक्षेप के कारण बना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि निक्षेप क्या होता है, अवक्षेप क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, ये सारा क्रिया मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, है ना। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिमी भाग में तथा गंगा और इसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानदी, सोन आदि पूरब में बहती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर आपको बता दें, जो अरावली पर्वत है जो प्रमुख रूप से आपका राजस्थान से होकर के गुजरती है, अरावली पर्वत जो दिल्ली तक आती है आपका, दिल्ली में बहुत ही कम उसका विस्तार दिखा जाता है क्योंकि दिल्ली तो अभी प्रमुख रूप से बहुत ही ज्यादा क्या हो गया बच्चों, विकसित हो गया है। वहां पर पहाड़ों ये सब तलछटों को काट छाट करके शहर बसा लिया गया है। तो वो जो होती है, ये जो आपका अरावली पर्वत है वो क्या करती है, अरावली पर्वत प्रमुख रूप से ये पर्वत जो है सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदी और गंगा उसकी सहायक नदी जो है, इन दोनों को अलग कर देती है, इन दोनों द्वारा बनाए गए मैदान को अलग कर देती है। सिंधु नदी इसके जो प्रमुख रूप से जो भी सहायक नदियां हैं,
झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, उसके बाद कुर्रम है, काबुल है, गोमती है, ये सारा बहुत सारा नदी अफ़गानिस्तान से भी आती है, पाकिस्तान से प्रमुख रूप से निकलती है, तो ये सारे निकल कर के सीधे सिंधु नदी का सहायक नदी बनता है और सिंधु नदी सीधा जाकर के आपका अरब सागर में मिल जाता है। उसी प्रकार से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से और इसका सहायक नदी में प्रमुख रूप से आता है यमुना आता है, यमुना के बाद सोन नदी आती है, सोन के बाद गंडक आता है, घाघरा आता है, गोमती आता है, सरयू आता है, फिर बाद में जाकर के कोसी आता है, फिर महानंदा आता है जो आपका सीमांचल वाला क्षेत्र है। ये सारा नदी प्रमुख रूप से बह करके साथ में चली जाती है बच्चों कहाँ पर, पश्चिम बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश, बांग्लादेश से सीधा बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, सुंदरवन डेल्टा। चले आगे बात करते हैं। अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक, अब देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इस शब्द को आप लोग को समझाना है। जल विभाजक किसको बोलेंगे? जल विभाजक बोलेंगे जब कोई ऊंचा या नीचा क्षेत्र दो बड़े जल क्षेत्र को क्या करे, अलग कर दे, दो बड़े बेसिन को अलग कर दे। यानी कि मान लीजिए दो नदियां जा रही है, एक है आपका सिंधु नदी, एक है आपका गंगा नदी। अब दोनों मिल सकता था लेकिन बीच में एक पर्वत आ गई, अरावली पर्वत। इस पर्वत ने क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। तो इस प्रकार से अरावली पर्वत को बोलेंगे सिंधु तथा गंगा का जल विभाजक, यानी कि दोनों नदियों के बीच ये आ गया और जल का विभाजन कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे जल विभाजक। समझ में आ गया ये वर्ड? चलिए आगे बात करते हैं। भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है। जो दक्षिण वाला भाग है बच्चों वो कैसा है? पठारी क्षेत्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परातवे पठार। जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। यानी कि बच्चों प्रमुख रूप से जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश से होकर के बहती है, प्रमुख रूप से ये क्या करती है, संपूर्ण जो पराद्वीपीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ये इसको दो भागों में बांट देता है। एक आपका सतपुरा के दक्षिण तापी नदी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों ही नदियों ने संकीर्ण कछाड़ी मैदान का निर्माण किया है। किस मैदान का? कछाड़ी मैदान का निर्माण किया है। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, नर्मदा और तापी ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश से होकर के बहती है। भ्रंश से होकर के बहने का मतलब है दो पहाड़ों के बीच से होकर के बहती है। ये दोनों नदियां प्रमुख रूप से भ्रंश, यहाँ पर दिया हुआ भी है ये लाइन, ये दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। समझ में आ गया भ्रंश क्या होता है? इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल का जो पर्वत है कहाँ पर स्थित है? तो इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा मतलब कि मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, नर्मदा नदी के ऊपर वाला क्षेत्र में। इसके पश्चिम और पूर्व में कई पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिम वाला क्षेत्र में जो है, यानी कि कर्नाटक महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में आपका प्रमुख रूप से जो है पश्चिमी घाट और सह्याद्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ तीन प्रमुख दर्रे हैं। कौन से दर्रे हैं? तीन प्रमुख, थाल घाट, भोर घाट और आपका प्रमुख से पाल घाट के नाम से जाना जाता है। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियां अत्यधिक कटी छटी है। यहाँ की पहाड़ियों को कहा प्रमुख रूप से, इस क्षेत्र में क्या है आपका, प्रमुख रूप से तीन दर्रे भी है ना, बता दिए ये सारा चीज। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख रूप से पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियां अत्यधिक कटी छटी है। ये आपका हो गया पश्चिमी घाट और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया पूर्वी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट जो है ये प्रमुख रूप से क्या है बच्चों, बहुत ही कटी छटी है। यहाँ की पहाड़ियों को काट कर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती है। यानी कि ये क्यों कटी छटी है? तो इससे होकर के बहुत सारी नदियां बहती है और हम लोग तो जानती हैं नदियां जब भी बहेगी वो क्या करेगा, अपर्दन की क्रिया करेगी, मैदानी भागों को काट करके अपने साथ लेके जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो भाग है ज्यादा कटा छटा हुआ है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि भारत का कौन सा घाट ज्यादा कटा छटा हुआ है, ज्यादा उबड़ खाबड़ है, आपको बताना है पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट ज्यादा आपका कटा छटा हुआ है। उसके बाद है पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलाई नलामलई और उसके बाद पालकोंडा और वेलिकुंडा तथा तमिलनाडु का अन्नामलई, पचामलई, शिवाड़े पल्ली और उसके बाद वेलगिरी उल्लेखनीय है। प्रमुख रूप से ये बच्चों जो नाम रखे गए हैं, जो भी तमिलनाडु में पढ़ेंगे तो तमिल भाषा में रखा गया है, केरल में पढ़ेगा तो प्रमुख से मलयालम वाला भाषा में, आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा, इसलिए ये सब नाम थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा। दक्षिणी संस्कृति है ये सब, है ना। आगे बात करते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान का विकास हुआ है। यानी कि दक्षिण का पठार का पूर्वी और जो पश्चिमी वाला भाग है, ये दोनों वाला क्षेत्र में क्या हुआ है, तटीय मैदान। तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपका अरब सागर है और यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो हम लोग जानते हैं जब बड़ी जल राशियां होती है तो वहां पर कौन सा निर्माण होता है? तट का निर्माण होता है ना। जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप में उज्जमन
से बना है। यानी कि जो आपका कच्छ का मैदान, कच्छ का रण कहाँ पर है, आपको आपको याद रखना है, कच्छ का जो रण है वो गुजरात में स्थित है। उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है। यानी कि उत्तर का विशाल मैदान में प्रमुख रूप से जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र ये आपका मरुस्थलीय भूमि है। ये मरुस्थलीय भूमि है, यहाँ पर मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या होती है, कृषि कार्य बहुत ही कम होती है। ये थार मरुस्थल का एक भाग है। आपको अगर आपको पूछा जाए कि थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं। टीले बोलते हैं बच्चों बालू के पहाड़, बालू के छोटे छोटे ऊंचे वाले पर्वत यानी पहाड़ बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग टीले, ठीक है। जो वायु की दिशा के लंबवत फैले हैं। दक्षिणी भाग में जहां बहुत तेज हवाएं चलती है, वहां बालू के टीलों का ढाल हवाओं की दिशा की ओर लंबी और सरल और लहरदार है। यानी कि जहां पर जो है तेज हवाएं चलती है, वहां पर क्या होगी बच्चों, हवाओं की दिशाओं की ओर होगा, है ना, बालू का टीला, और लंबा होगा और सरल होगा और लहरदार होगा। किंतु किंतु जो है दूसरी ओर इनकी जो ढालें हैं वो प्रमुख रूप से अधिक अधिक खड़ा होता है। इनकी ऊंचाई 120 मीटर से 150 मीटर तक होती है। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा मैप में सारा चीज को देख लीजिए एक तरफ से। देखिए ये आपका सबसे पहला चीज हम लोगों ने बात किया था हिमालय पर्वत के बारे में। ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र हिमालय पर्वत वाला हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हिमालय पर्वत 3 भागों में बढ़ गया। सबसे ऊपर वाला भाग कहलाएगा आपका, सबसे बड़ा वाला जो भाग है बच्चों, इसको बोलेंगे विरथ विरथ हिमालय। बीच वाले भाग को बोलेंगे हम लोग मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे हम लोग शिवालिक पहाड़ी। और ये जब पहाड़ियां जो बच्चों यहाँ पर चाप का निर्माण करती है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वांचल की पहाड़ी। और ये पहाड़ी जाकर के अरब सागर में, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के डूब जाती है। हो गया ये सारा चीज। उसके बाद फिर यहाँ पर निर्माण होता है बहुत सारे नदियों के द्वारा। किसका निर्माण होता है, तो गंगा का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका है राजस्थान का क्षेत्र। और यहाँ पर एक पहाड़ है, पर्वत पहाड़ है बच्चों, वो है आपका जो है अरावली की पर्वत। और ये अरावली की पर्वत क्या करती है, तो सिंधु नदी और गंगा नदी के लिए जल विभाजक का काम करती है, दोनों को बांटती है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नीचे ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका प्रमुख रूप से पठारी क्षेत्र, जो आपका किस भूमि का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। और ये जो आपका क्षेत्र है, इसका जो ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलेंगे हम लोग पश्चिमी घाट, और इसको बोलेंगे हम लोग पूर्वी घाट, क्योंकि हम लोग इधर को बोलते हैं पूर्वी, ये दिशा होती है, और इधर का दिशा होगा पश्चिमी। तो इधर का कौन सा हो गया बच्चों, ये पश्चिमी घाट हो गया, और ये आपका पूर्वी घाट हो गया, है ना। और इन घाटों के सबसे पश्चिम और सबसे पूर्व में किसका निर्माण हुआ है, तो समुद्र तट का निर्माण हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारा चीज। तो आज के लिए बस यहीं तक हम लोग कंप्लीट करके छोड़ते हैं बच्चों। अगले पार्ट में हम लोग आगे बात करेंगे भौतिक विभाग के बारे में। अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस अगर थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग को लाइक करनी है, अपने भाई बंधु दोस्त यार को भी शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।